एग्जिट पोल्स ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल बाहर जाकर दिखाए गए एग्जिट पोल्स उन लोगों के गले नहीं उतर रहे हैं जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की है और ग्राउंड के माहौल को देखा है। एग्जिट पोल्स की माने तो बीजेपी 400 पार भी करती दिख रही है, लेकिन यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार जैसे स्टेट जहां बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है, वहां वोटिंग परसेंटेज कम ही रहा है। कम वोटिंग परसेंटेज के बावजूद बीजेपी को 400 पार तक दिखाया जा रहा है। 350 से कम किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं दिए हैं। इस पर एग्जिट पोल का पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे साथ हैं आज राजस्थान पत्रिका के पूर्व संपादक गोविंद चतुर्वेदी। हम सीधे उनके पास चलते हैं, वो स्क्रीन पर मौजूद हैं। और पहला सवाल सीधा यही है कि क्या ग्राउंड रियलिटीज और एग्जिट पोल्स में कोई समानता है? सुभाष जी, अगर सीधा सवाल आप कर रहे हैं तो मेरा सीधा जवाब यह है कि नहीं है। अगर कुल मिला के हम देखेंगे तो नहीं है। आंशिक तौर पे कहीं कहीं वो नजर आ सकती है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि जहां अच्छा लगे वहां पसंद आ रहा है, जहां बुरा लगे, जहां गलत लगे वहां अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो जो माहौल देश में नजर आ रहा था, ये एग्जिट पोल उससे मेल खाते नजर नहीं आ। अब क्यों नहीं आते? सबसे पहले मैं अपनी बात जब आपसे कहता हूं, और अपन अपने चैनल पे कई बार इस बात को कर चुके, एग्जिट पोल के बारे में भी कर चुके, चुनाव माहौल के बारे में भी हमने बातें की समय समय पर। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो एग्जिट पोल है ये परिणाम नहीं है। परिणाम कौन तय करेगा? परिणाम मतदाता और आज के माहौल में ईवीएम, ये दो तय करेंगे परिणाम। परिणाम 4 जून को आएंगे। कल की जो पूरी एग्जिट पोल्स की एक्सरसाइज है और इसके पहले भी जो एग्जिट पोल होते रहे हैं देश और दुनिया में कहीं भी, इंग्लैंड जैसे देश में भी जहां की डेमोक्रेसी को हम बहुत समृद्ध मानते हैं, हमारी तरह ही, हमसे भी ज्यादा, वहां भी एग्जिट पोल तीर में तुक्के की तरह ही साबित होते हैं। और अधिकांश मौकों पर ये औंधे मुंह गिरते हैं। अगर आप भारत की बात करें, हमारे यहाँ एग्जिट पोल बहुत पुरानी चीज नहीं है, जब भी ये शुरू हुए, लेकिन 2004 को सबसे पहला ले लीजिए आप कि 2004 में क्या हुआ था। 2004 में एग्जिट पोल ने हमको बताया कि शाइनिंग इंडिया चल रहा है और अटल बिहारी जी की सरकार बहुत थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीत करके दोबारा सत्ता में आई। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि यूपीए की गवर्नमेंट बनी। फिर आप उसके बाद के पे आ जाइए, 2009 पे आ जाइए, फिर आप 2014 पे आ जाइए, 2019 पे आ जाइए। 2019 में भी जो कहा गया वो फिगर कहीं थे और जो सीटें मिली वो कहीं बहुत ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर के ये तीर में तुक्के की तरह। और मेरा मानना यह है कि अगर ये कहीं सच भी होते हैं, मैं गलत हो सकता हूं, ये मेरा अपना निष्कर्ष है कि अगर ये कहीं सच भी होते हैं तो वहां होते हैं जहां एक राजनीतिक लहर चल रही होती है किसी भी दल या किसी भी नेता को लेकर। 1984 में तो कोई एग्जिट पोल नहीं होते थे, लेकिन उस समय लहर चल रही थी। हमको दिख रहा था कि जो सहानुभूति की लहर इंदिरा जी के निधन की वजह से, उनकी हत्या की वजह से जो बनी है, उसमें कांग्रेस बहुत अच्छी बहुमत से जीत के आ रही है। वही लहर 1971 में गरीबी हटाओ की थी। तो वही लहर अगर हम कहते हैं कि ये आंशिक रूप से 2019 में सही हुए,
अगर हम ये कहते हैं तो 2019 में एक लहर दिख रही थी जो चुनाव की घोषणा के पहले कुछ महीनों पे नहीं थी, तब भी माहौल अलग था। लेकिन उस समय जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद के जो मामले बने, उनमें एक लहर दिखने लग गई थी कि नरेंद्र मोदी दोबारा आ सकते हैं, और बहुत एक साहसिक काम हुआ है। अब वो साहसिक काम को लेकर के बाद में जो भी चर्चाएं चली, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जो भी कहा वो हमारे सामने, लेकिन हम उनको छोड़े तो भी मैं कहना ही चाहता हूं कि एक लहर अगर है तो उस लहर को अंदाज लगाना एग्जिट पोल और उससे जुड़े लोग कर सकते हैं, अदरवाइज, और वो संभव भी नहीं है। सुभाष जी, आप देखिए, हमारा देश 140 करोड़ का है, आबादी 140 करोड़ है हमारे मुल्क, और उसमें वोटर मोटे तौर पे लगभग 97-98 करोड़ हैं इस साल। तो 100 करोड़ के वोटर वाले देश में अब हम किसी भी एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी और एग्जिट पोल करने वाले चैनल, उनसे हम बात करके देखें कि भाई आपने जो एग्जिट पोल किया उसका सैंपल साइज क्या था। अगर आपने पढ़ा हो तो बता दीजिए। मैंने किसी भी अखबार में किसी भी सैंपल सर्वे के समय यह नहीं देखा कि उसका सैंपल साइज क्या है, और उस सैंपल साइज को बढ़ाने के लिए किसी भी चैनल या सर्वे करने वाली एजेंसी के पास उसने रिसोर्सेज हो ही नहीं सकते। तो वो जो भी सैंपल साइज होगा, मान लीजिए एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी जगह भेजेंगे, 1000 पोलिंग बूथ है या 1 लाख पोलिंग बूथ है, आप कितनी जगह भेजेंगे अपने आदमी को, और वो कितने लोगों से बात करेगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं। फिर उसको आप कंपाइल कैसे कर रहे हैं। जर्नलिज्म में हमको तो शक करना सिखाया जाता है, किसी भी चीज पर भरोसा भी उतना ही सिखाया जाता है, लेकिन शक करना भी उतना ही सिखाया जाता है। तो अगर मेरे पास सैंपल ही एक लोकसभा क्षेत्र में जिसमें 20 लाख, 22 लाख, 18 लाख अमूमन वोटर हैं, उसमें अगर मैं 800 लोगों से बात करता हूं, 500 लोगों से बात करता हूं, तो वो सैंपल साइज सही नहीं होगा, और उसके बेस पे अनुमान लगाना भी गलत होगा। तो निष्कर्ष रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तीर में तुक्के की तरह सारे, और इनके बिना पर किसी तरह का अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। अब जो मैंने कहा कि लहर अगर है तो उसका अंदाज कोई भी लगा सकते। एग्जिट पोल लगा लेगा, क्योंकि उस समय वोटर बोलेगा भी, और नहीं भी बोलेगा तो हम जितना भी घूमेंगे हमको पता चल जाएगा। लेकिन वो लहर इस बार कम से कम नजर नहीं आई, हम लोगों को नजर नहीं आई। जिन राज्यों में हम गए या घूमे उनमें हमको नजर नहीं आई। और कुल मिलाकर के किसी भी मीडिया में, किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल पर जो वन साइड काम कर रहे हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। वो कल भी क्लेम कर सकते हैं जो भी सूरत बने कि भाई हमने तो पहले ही कहा था, जो आमतौर पे हम लोग करते हैं, मीडिया से जुड़े लोग, कि हम दावा करने में पीछे नहीं होते, जरा भी क्रेडिट लेने में हम पीछे नहीं रहते, लेना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज की तारीख में इस पूरे 7 चरणों के चुनाव में पिछले 3 महीने में, 2 महीने में, चुनावों की घोषणा के पहले जरूर कहा जा रहा था कि राम मंदिर वाली लहर चल रही है और दूसरी लहर चल रही है अलग अलग कारणों के आधार पर, लेकिन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग कहीं भी वो लहर किसी को दिखाई नहीं। और अगर वो लहर दिखाई देती तो उसका नतीजा क्या होता। किसी भी लहर का नतीजा, या किसी के भी पक्ष में, किसी भी, इधर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, अगर दोनों में से किसी के भी पक्ष में वो लहर होती, तो फिर पोलिंग परसेंटेज सीधे सीधे, अगर मैं उत्साहित हूं बहुत, तो मैं सुभाष जी को 5 बार आगे बढ़ के फोन करूंगा, यार सुभाष जी फटाफट फटाफट करो यार, जैसे भी करना है करो, लेकिन अपन बात करना चाहते हैं, टीवी पे बात करेंगे, आपके चैनल पे, यूट्यूब पे बात करेंगे। उत्साहित नहीं हो तो मैं एक बार भी फोन नहीं करूंगा, आने दो यार सुभाष जी का, आने दो। वही चुनाव में हुआ।
आगे बढ़ के कोई पोलिंग के लिए नहीं गया, कोई वोट डालने नहीं गया। जिन लोगों को डालना था उन्होंने डाला, और उस डालने का नतीजा क्या है? 7 में से देख लीजिए आप, मेरे अंदाज से एक फेज का चौथा पांचवा, कोई पांचवा फेज था शायद, पांचवा। उसमें कोई 1% का प्लस था। अदरवाइज 6 फेज जो हैं वो माइनस वोटिंग के हैं 2019 की तुलना में। तो अगर बहुत बड़े बड़े कारण थे, धारा 370 की समाप्ति, मैं मानता हूं बड़ा कारण था। राम मंदिर बना, उसका क्रेडिट कोई ले, सही ले गलत ले, लेकिन राम मंदिर बना तो एक लोगों में उसका इम्पैक्ट था, क्या राम मंदिर बना। लेकिन इन सब चीजों के कंपैरिजन में जो दूसरे कारण थे वो इतने भारी थे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, तो उन सब की वजह से ये दब गया, और वो लहर कहीं नजर ही नहीं आई। लहर नजर नहीं आई तो मतदान नहीं बढ़ा। उत्तर प्रदेश को देखिए आप, जहां राम मंदिर है और जहां सबसे ज्यादा असर किसी लहर का होना चाहिए था या दिखना चाहिए था, वहां भी पिछली बार की तुलना में 5-5, 7-7% कम मतदान हुआ है। मथुरा जैसे शहर में, जिसको हम धार्मिक नगरी बोलते हैं, और जहां से एक समय की, अपने जमाने की, क्या कहते थे उनको, स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही थी, वो हेमा मालिनी के क्षेत्र में 12% कम मतदान हुआ। तो कुल मिलाकर के लहर थी नहीं, मतदान बहुत कम हुआ। और उन सब कारणों से किसी के लिए भी इनका अंदाज लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक लाइन में फिर यहां आके रुकता हूं और ये कहता हूं कि जो आपने कहा कि 400 सीटें उन्होंने एवरेज दी हैं, हर चैनल ने, हर एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी ने दी हैं, तो वो 400 सीटें आती हुई अभी, मतलब इन एग्जिट पोल्स के बाद भी मैं सहमत नहीं हूं कि ये एग्जिट पोल जो नतीजे दे रहे हैं या दिखा रहे हैं वो सही होंगे। बाकी तो 4 तारीख को देखेंगे। देश के तमाम सेफोलॉजिस्ट और सीएसटीएस के प्रोफेसर संजय कुमार, जिनको अमूमन बीजेपी समर्थक या कांग्रेस विरोधी माना जाता है, उन्होंने भी समय समय पर पूरे कैंपेन के दौरान 5 लेख लिखे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इस बार बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए भी उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और एक प्रसिद्ध सेफोलॉजिस्ट जो हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने यूपी में 40-30 सीट कम होने की भविष्यवाणी की। और उन्होंने लगभग 1000 किलोमीटर की यूपी में यात्रा के बाद ये भविष्यवाणी की। इसके अलावा मैं शेखर गुप्ता, जो द प्रिंट के अभी संपादक हैं और इंडियन एक्सप्रेस के रहे हैं, उनका भी कल ही एक आर्टिकल छपा है। उन्होंने भी ये कहा है, अमूमन उनको ये माना जाता है कि वो भी बीजेपी समर्थक हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इस बार बीजेपी को तगड़ा नुकसान होने वाला है। तो जितने भी, जिनको समर्थक माना जाता है बीजेपी का और जिनको कांग्रेस का समर्थक माना जाता है, उन्होंने ग्राउंड पर जाकर ये कहा है कि इस बार बीजेपी को बहुमत 272 सीट इंडिपेंडेंट हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यह एक चीज और मैं जोड़ दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, अक्सर मनोचिकित्सक कहते हैं कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। उन दोनों की आंखें पूरे कैंपेन के दौरान चिंता से भरी हुई दिखी। ऐसे हालात में अगर हम राज्यवार बात करें तो यूपी जहां सबसे ज्यादा सीट है, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, वहां के हालात अगर देखें तो हमें ऐसा दिख रहा है ग्राउंड पर कि ये एग्जिट पोल वाकई औंधे मुंह गिरेंगे। तो ये मेरा सवाल है कि जब सारे लोग ये कह रहे हैं तो चैनल्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुभाष जी, देखिए, इसके कई कारण होते हैं। और जिस दौर से हम पिछले 10 सालों में गुजर रहे हैं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि आज की तारीख में अगर इस देश में या इन वर्षों में इस देश में किसी ने विश्वसनीयता अपनी सबसे ज्यादा खोई है, राजनेता, राजनीतिक दलों की बात तो आप छोड़िए,
उनके बारे में हमेशा से क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी क्या कहा जाता है, उस पर तो कभी किसी और समय हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा विश्वसनीयता अगर इन वर्षों में किसी ने खोई है तो वो एक मीडिया। ये मैं तब कह रहा हूं और बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि उस मीडिया में मैंने 45 साल निकाले। आपको भी 35-40 साल हो गए होंगे। अच्छा न आपको लगेगा सुनने में, न मुझे कहने में लग रहा है, और मेरे बहुत से मित्र राजी नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन कारण जो भी हो, मैं उन कारणों पे नहीं जा रहा हूं, अभी कारणों की बात नहीं कर रहा। कारणों को जस्टिफाई भी किया जा सकता है, और आजादी की लड़ाई अगर हमने सामने खड़े होकर लड़ी तो वो जस्टिफाई नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के मीडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दो की विश्वसनीयता इन वर्षों में सबसे ज्यादा दांव पर लगी हुई है, सबसे ज्यादा संदेहास्पद है, सबसे ज्यादा लोग शक करते हैं। अब आपने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, करने वालों के लिए इसके पीछे कारण ये है खास तौर पर कि एक साइकोलॉजिकल वार की तरह है ये। अगर आपने कुछ समय पहले एक आर्टिकल पढ़ा हो, तो शायद 4-5 साल हो गए होंगे, एक आभासी परिदृश्य बनाने की बात हम करते हैं, और वो कॉमन है, हम भी जानते हैं उसको, कि अगर लड़ाई में हम जा रहे हैं तो हमारी जेब में भलाई कुछ ना हो लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी हम माहौल ये दिखाते हैं कि हमारी जो आक्रामकता है, वो आक्रामकता सामने वाले को ये दिखाती है कि यार पता नहीं इसके पास क्या होगा, ये लड़ने के लिए कैसे आ रहा है, ये क्या क्या हथियार लेके आ रहा होगा, इसके साथ कितने लोग होंगे। तो वो एक आक्रामकता दिखाने के लिए एक आभासी परिदृश्य का निर्माण जो किया जाता है, उस आभासी परिदृश्य के निर्माण में ये एग्जिट पोल राजनीति के या चुनाव के मैदान में सबसे बड़े होते हैं। अब आप देखिए, अभी कल जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई तो उसमें सबसे बड़ी क्या चीजें थी, दो ही चीजें निकल के सामने आई। एक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा कि भाई हमको 295 सीट मिल रही हैं, और ये हमारा जनता का फीडबैक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ इसमें बैठक में मौजूद थी उन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये कहा, और इसके बेसिस पे हमारा अनुमान यह कि जनता हमें 295 सीट दे रही है। वो 400 भी कह सकते थे, 350 भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने 295 दिया, जो बहुमत के आंकड़े से 272 से 23 सीट ज्यादा था। और दूसरी चीज उन्होंने क्या कही, दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि हमने बैठ करके ये तय किया इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने कि मतगणना के दौरान इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी दलों के प्रतिनिधि सुबह से और प्रक्रिया के पूर्ण होने की आखिरी स्टेज तक मतगणना केंद्र को न छोड़ें, क्योंकि वहां समय समय पर जो चीजें होती हैं, आपके जर्नलिस्टिक कैरियर में आपने भी महसूस की होंगी, हमने भी देखा कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो सकती है, कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, लेकिन एक माहौल ऐसा बनता है अगर ये जीत गया जीत गया जीत गया, 10,000 की लीड हो गई, 8,000 की लीड हो गई, और पता चलता है कि उस 10,000 8,000 की लीड से घबरा के दूसरी पार्टी का पोलिंग एजेंट भाग लेता है, मैदान छोड़ देता है, अरे यार ये तो, और बाद में वो लीड भी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन एडवांटेज लेके, क्योंकि सामने कोई नहीं है, दस्तखत कराओ। और चुनाव करने वाली मशीनरी, जिसके लिए मैंने अभी कहा आपसे कि वो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, इलेक्शन कमीशन में भी बहुत से लोग हर जगह ऐसे होंगे जो सच बोलना चाहते होंगे, सच बोलने की कोशिश करते होंगे, सही काम करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन इस या उस कारण की वजह से शायद हर समय में दिक्कत आती हो ऐसी। तो एक उस माहौल से बचने के लिए या उस माहौल को बनाने के लिए कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, तो वहां बैठने वाला पोलिंग एजेंट भी डरा हुआ रहे, वहां बैठने वाला जो सरकारी अधिकारी है, मतगणना अधिकारी, वो भी डरा हुआ रहे, मतगणना का जो जिले का अफसर है वो भी डरा हुआ रहे। तो सबको एक तरह से एक घेरे में लेने के लिए साइकोलॉजिकल वार की तरह, और उस वार में ये एग्जिट पोल सबसे बड़े कारगर हथियार हैं कि अब सब सारे चैनल्स ने एक सी बात कह दी, भाई एक कहीं कोई तो फर्क हो सकता था ना। किसी ने भी, जो आपने अभी मेंशन किया, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बारे में एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र के बारे में एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 29 सीट एनडीए को मिल सकती है, 19 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है।
वहां पोजीशन हो सकता है 19 भी ना मिले और इंडिया गठबंधन को 29 से ज्यादा मिले। इसी तरह बिहार में चले जाइए आप, बिहार में वो कह रहे हैं कि 33 सीट एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं, 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। जबकि स्थिति है कि वहां जो बीजेपी को पिछली बार 15 सीटें मिली थी, वो 15 मिल जाएं तो बहुत है। लोग कह रहे हैं उसमें भी 1 सीट कम हो सकती है। और जो सीटें 17 सीटें 18 सीटें जनता दल यूनाइटेड की थी, वो कहते हैं कि उनको तो 1-2 सीटें मिल जाएं वो भी बहुत है। जो चुनावी माहौल चल रहा था उसमें जिस तरह से तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ लोग नजर आ रहे थे, ठीक है, बहुत मौकों पे कहा जाता है और हमने भी देखा कि जो भीड़ उमड़ती है वो वोटों में कन्वर्ट होना और उसको कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी जो माहौल वहां दिखा, जो यूपी में देखा माहौल, तो यूपी में तो कितनी सीटें दी हैं, यूपी में आप ले जा करके देख लीजिए 67 सीट। लोग कह रहे हैं कि पिछली बार 62 सीटें थी, उससे कम होंगी। जो योगेंद्र यादव की आपने बात की, योगेंद्र यादव तो कह रहे हैं कि 50 सीट होंगी और मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर उससे भी नीचे जाएं। तो ये लोग, ये सारे लोग जो एक जिनको हम मानते हैं कि मतदाता के मन को पढ़ने की काबिलियत रखते हैं, वो जब जा करके मैदान में कह रहे हैं, तो ये जो, बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं मैं अगली लाइन, लेकिन जो पैसे के बूते पर एग्जिट पोल करवा रहे हैं, करवाने वाली जो एजेंसी हैं, मैं अभी केवल उन्हीं को अपने घेरे में ले रहा हूं कि जो एग्जिट पोल करवाने वाली एजेंसी हैं, जो पैसे के दम पे कराती हैं, उनके जो लोग जाके बात करते हैं, वो बात करने का, और फिर वोटर फिर उनको देख करके जिस तरह की बात करता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होंगे। और जो आपने पूछा वो उसका ये कि इसलिए कराए जाते हैं एक आक्रामक आभासी परिदृश्य उस चुनावी मतगणना के दौरान क्रिएट किया जा सके कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो दीवार पे बैठे हुए हैं, फेंसिंग वोटर्स हैं। तो इसी तरह से वो फेंसिंग काउंटिंग की भी मशीनरी होती है, पॉलिटिकल मशीनरी होती है। वरना जो 3-4 कारण तो बहुत साफ थे जो हमको दिखते हैं, दुनिया को भी दिख रहे थे, कि लहर किसी को दिखी नहीं जनमानस में, कि मतदाताओं में ये लहर दिख रही है। और न मतदाता में दिखी, न जनमानस में दिखी। इवन बीजेपी के जिन लोगों की हम बात करते हैं, बड़े बड़े लोग, बीजेपी के वर्कर, खासतौर पे पहले भी हमने बात की, संघ के कार्यकर्ता, वो कहीं भी एक्टिव नहीं थे। और कोई सहमत हो न हो, मैं सहमत हूं न हो, लेकिन संघ एक फोर्स तो है देश में जो मतदान को कम या ज्यादा करने में असर डालती है। बीच में जो हमने देखा सुना, वो नड्डा जी ने जो कहा कि अब हम बालिग हो गए हैं, हम सक्षम हो गए हैं, अब हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने यूं ही कहा होगा। और दूसरे लोग जिन्होंने काम नहीं किया, जिनके बारे में कहा जा रहा है उन्होंने उस तरह किया होगा। तो अगर ये सब चीजें होती तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा आ जाता, और उस वोटिंग परसेंटेज के बूते फिर आपको लहर नजर आ जाती। तो किसी भी राज्य की जहां की आप बात करें, मतलब बेसिक जो हमने मौके मौके पर बात की कि भाई बीजेपी को फायदा होता कहां दिख रहा है, किन राज्यों में दिख रहा है, तो वो गिनती के 1 या 2 राज्य हैं। 1 या 2 राज्यों में वो स्टेटस को 2019 का बनाए रख सकती है। लेकिन उसके बाद 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में, 40 सीटों वाले बिहार में, 14 सीटों वाले झारखंड में, 28 सीटों वाले कर्नाटक में, 80 सीटों वाले यूपी में, इस तरह के इन राज्यों में तो वो जमीन खोती नजर आई पूरे चुनाव अभियान में। अब अगर, जो मैंने कहा कि तय तो वोटर को करना है और उसके बाद ईवीएम को करना है, तो 4 तारीख को खुलेगा जो भी होगा। एग्जिट पोल्स ने उत्तर भारत में बीजेपी की कम होती सीटों की भरपाई दक्षिण से दिखाई है। जबकि मैं दक्षिण में कई साल रहा हूं, वहां कर्नाटक के अलावा आरएसएस का नेटवर्क बहुत प्रभावी नहीं है। किसी भी राज्य में, आंध्र से लेके तमिलनाडु तक और केरल से पांडिचेरी तक,
किसी भी राज्य में उनका नेटवर्क नहीं है। जहां तक आरएसएस का सवाल है, कर्नाटक में निसंदेह वो सांप्रदायिकता के बलबूते पर बहुत मजबूत है। उसके बावजूद दोनों चरणों के चुनाव में कर्नाटक में जो हालात दिखे, और जो अपने मित्र लोग वहां हैं, पत्रकार, उन्होंने जो बताया, वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को अब की बार वहां तगड़ा नुकसान होगा, जिस तरह से यूपी में होगा। तो दक्षिण के राज्यों से भरपाई जब ये बता रहे हैं, तो और जब ढांचा नहीं है बीजेपी का, वहां बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, तो आखिर दक्षिण के राज्यों के लोग, और वो वैसे भी सांप्रदायिकता से दूर रहते हैं, तो वहां वोटर का जो परसेंटेज आया है, वो परसेंटेज ये बता रहा है कि वहां ये जो एग्जिट पोल है औंधे मुंह वाकई करेंगे। आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से, तो बाकी तो फिर वही बार बार वही बात आती है कि 4 तारीख होगी, क्यों बहुत कम टाइम बचा है। जो कहा जाता है ना कि नई नई बाल कितने के जजमान अभी सामने आते हैं। किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, जाति सूचक भी नहीं है मेरी ये टिप्पणी, एक कहावत के तौर पर है, उसको उसी तरह लेना चाहिए। तो अगले 48 घंटे में तो सब चीजें हमारे सामने होंगी। लेकिन आप सही कह रहे हैं, केरल के मेरे बहुत से मित्रों से मेरी बात हुई, पत्रकार मित्रों से, और उनकी कोट अनकोट में लास्ट ये होती थी सारी बातचीत के बाद, नॉट ए सिंगल सीट फ्रॉम हियर फॉर एनडीए और बीजेपी। क्या करेंगे आप? सेम कमेंट होता था तमिलनाडु में, केवल एक सीट के लिए वो कहते एक सीट पे थोड़ा लड़ाई चल रहा है, लेकिन लगता नहीं कि वो भी आएगा। ये तमिलनाडु की सूरत थी। कर्नाटक में लगभग सत्ता परिवर्तन के बाद, कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद, यही सीन दिखता था कि जो पिछली बार बीजेपी को जिस तरह सीटें मिली, वो इस बार बीजेपी को नहीं मिलेंगी। लेकिन एग्जिट पोल हमारा क्या कह रहा है? एग्जिट पोल हमारा 28 में से 23 सीट एनडीए को दे रहा है, जो शायद, मतलब मैं सच कह रहा हूं कि मेरे लिए एक करिश्मे की तरह की होंगी। अगर बीजेपी को वहां पे 23 सीटें, एनडीए को 23 सीटें मिलती हैं, तो मैं उसको एक करिश्मा मानूंगा। मुझे नहीं लगता कि उसकी 23 की आधी सीटें भी वहां पर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिल पाएंगी, क्योंकि ये रेवन्ना और उसके बेटे वाला जो एपिसोड हुआ, उसके बाद तो काफी फर्क वहां आया। लेकिन इवन देन, इसी तरह से आप चले जाएं तेलंगाना में 10 सीट भाजपा को मिलना या एनडीए को मिलना मेरे थोड़ा कम गले उतर रहा है। उड़ीसा, उड़ीसा में देखिए आप, उड़ीसा में टोटल 21 सीटों में से बीजेपी 16 सीट दिखाई है इन सारे एग्जिट पोल्स ने, और बीजद को वहां पर, बीजू जनता दल को वहां 5 सीटें। बेशक वहां कांग्रेस का या और इंडिया गठबंधन के दलों का कोई बड़ा जनाधार इन दिनों नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए वहां लोग कहते हैं कि एक सीट शायद मिले। एक सेकंड में मानता हूं कि वहां कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा, तो भी मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बाकी तो वोटर तो मनवा ही देगा जो उसको मनवाना है, ईवीएम मनवा ही देगी जो मनवाना है पूरे देश को। लेकिन अल्टीमेटली वहां 16 सीटें बीजेपी को मिलें, बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि सब कुछ के बावजूद जो भी कोशिशें आखिरी दौर में हुई, आप देखिए साउथ के अधिकांश राज्यों के चुनाव होने के बाद वहां पर एक साथ एक मुद्दा प्रकट हुआ, जगन्नाथ मंदिर की चाबी का। एक साथ वहां मुद्दा प्रकट हुआ कि नवीन पटनायक की तबीयत खराब है। तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है। जो एक आदमी 80 साल की उम्र पे जाके राजनीति कर रहा है, उसके हाथ खड़े होने में कांपेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस देश के सब नेताओं के हाथ पैर कांपते रहे हैं, पहले पहले भी कांपते रहे हैं। सो नींद बैठे बैठे पार्लियामेंट में सोते की भी हमने बहुत तस्वीर देखी है। तो कुल मिलाकर के इन चीजों के कोई अर्थ नहीं। लेकिन फिर तीसरी चीज आ गई, एक बाबू जो है पांडियान, जो आईएएस अफसर हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, अब राजनीति में आ गए, कि वो डोमिनेट कर रहे हैं। और क्या उड़ीसा के लोगों को एक तमिल का डोमिनेशन सहन होगा? तब ये
कोई बहुत, लेकिन कुल मिला के इस माहौल तक जाके चुनाव को करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि वहां बीजेपी 6 सीटों पर रह जाएगा। हाँ, इसके साथ मैं ये भी जोड़ता हूं कि बंगाल और बिहार, मेरे हिसाब से मुझे 2 राज्य ऐसे लगे जहां मुझे लगा कि सत्तारूढ़ जो गैर भाजपा दल हैं, बंगाल में टीएमसी और उड़ीसा में बीजेपी, ये दोनों बीजेपी के साथ अंदरूनी टाई अप में हैं। मेरा ऐसा मानना है। समय इसको सही या गलत साबित करेगा, लेकिन इतना टाई अप होने के बाद भी बीजेपी 6 सीटों पर रुके और विधानसभा में वो दौड़ जाए, मेरे को थोड़ा कम लगता है। अगर विधानसभा में वो दौड़ेगी तो यहां भी फिर वो सीटें 6 की जगह 11, 12, 13 जितनी भी लेनी है वो लेगी। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दोबारा वहां लौटते हुए कि मुझे नहीं लगता कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी उतनी कामयाबी हासिल करेगी जितनी इन एग्जिट पोल्स ने दिखाई। एग्जिट पोल्स के पोस्टमार्टम में राजस्थान पत्रिका के पूर्व संपादक गोविंद चतुर्वेदी ने पूरी पारदर्शिता के साथ ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए बताया है कि एग्जिट पोल 2009, 2004, 2014 और 2019 की तरह फिर से औंधे मुंह गिरेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।